हाँ 3। खुशबू आवाज आ रही है? खुशबू आवाज आ रही है खुशबू? यस सर। अच्छा अभी क्लास में जैसे बीच बीच में कई लोग कई क्लास ले रहे हैं, कुछ क्लास छोड़ रहे हैं, तो क्लास पूरी लेने अनिवार्य है ना? ऐसा ना हो कि बीच बीच में क्लास लेते हैं फिर चले जाते हैं। ठीक है, यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप स्पष्ट बोल सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, इसको एक बार फिर समझा देना, तो अपन उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत काम की है और क्लास में जो पार्ट अभी कराया भी नहीं गया था, और लास्ट पार्ट का मुश्किल से 1 या 2 टॉपिक बचे हैं। ठीक है, 2 या 3 टॉपिक आप पढ़ लोगे तो मतलब पढ़ाई पढ़ाई में कोई समस्या नहीं बनना तुम्हारे लिए। ठीक है, तो जो भी प्रश्न है जिस तरीके से है पार्ट यहीं क्लियर करना है और लगभग तैयारी पूरी करके चलना है पेपर के लिए। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। तमन्ना आ रही है आवाज मेरी? यस सर। ठीक है, तो आती संध्या कई क्लास तुम लेते नहीं, अर्थशास्त्र की क्लास नहीं ली तुमने अभी संध्या को सुबह? संध्या सर तुम क्लास पूरी ऑल क्लास क्यों नहीं लेते हैं? बार बार तुम्हें बोलना पड़ता है, जहाँ तक है पूरी क्लास लेना अनिवार्य है ना, जो क्लास में प्रेजेंट होती है और घर बैठकर कम से कम सुन सकते हो, अपनी तैयारी बना के रखो। सर ठीक है, पापा घर पर नहीं रहते हैं। हाँ लेकिन प्रयास ऐसा करो कि क्लास लेना है, घर पे बोलो जरा एक बार। चलो अपन जो पहले पढ़ा हुआ है अपन ने उसको एक बार रिवाइज करते हैं फास्ट उसमें रिप्ले में। ठीक है, और फिर इसके बाद अपने जो टॉपिक शेष बचे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे इस चैप्टर में, आयत प्रक्रिया है और अपना जो विदेशी व्यापार के संगठन काम कर रहे हैं और विकास संबंधी विदेशी व्यापार किस तरीके से होगा और इनकी जो कमियां हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो 3 या 4 टॉपिक उस पार्ट के रह गए हैं, बाकी अपन सारा पार्ट बस क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, सर यदि यदि इसमें ऐसी कोई चीज बनती है जो तुम्हें नहीं आए तो वो तुम स्पष्ट तरीके से पूछ सकते हो ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कौन कौन सी चीज अपन ने फेरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आशय समझा था अपन ने, इसका क्षेत्र समझा, क्षेत्र समझने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ हैं राष्ट्र के लिए, व्यवसाय के लिए, फर्मों के लिए, इसको क्लियर कर रहे थे। फिर इसके बाद अपना जो आंतरिक व्यापार था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था इसके बीच में अंतर देखा था। फिर अपन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश विधियां देखी थी, कौन किस किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं अपन। फिर निर्यात प्रक्रिया को देखा था। ठीक है, निर्यात प्रक्रिया के बाद अपन ने इसके प्रलेख देखे थे, निर्यात करने के लिए किन किन प्रलेखों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब निर्यात प्रलेख करने के बाद अपन अब आते हैं किस चीज पर, आयात प्रक्रिया पर। आज अपन क्या सीखेंगे, आयात प्रक्रिया। आयात का अर्थ सब लोग जानते क्या होता है? जानते हैं? आयात प्रक्रिया जानते सब लोग? आयत क्या चीज होती है? आयत को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब जो वस्तु अपन विदेश से अपने देश में मंगा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसे शुरू में अपन ने बहुत बार विस्तृत रूप से क्लियर करा था। आज अपन जैसे स्टार्ट कर रहे हैं इसकी प्रक्रिया कैसे व्यापार करना है आयत के लिए, मतलब विदेश से अपन कोई वस्तु मंगाना चाह रहे हैं अपने देश के लिए, तो उनको किन किन कार्यों से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सी क्रियाएं होंगी या कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, इन सारी चीजों को आज अपन देखेंगे ना। तो इम्पोर्ट क्या है सभी को मालूम चल गया ना, क्लियर तो हो गया? तो रुक ध्रुव, आवाज आ गई मेरी? अब सबसे पहली जो क्रिया अपन देख रहे हैं वो
या में। सर सर हाँ हाँ। सर पहले बुक में पेज नंबर कितना है ये तो बता दो आप। आयत प्रक्रिया का कुछ हाँ बुक्स जो से ही आप पढ़ेंगे टॉपिक। अपन, कुछ बाहर से ही पढ़ेंगे। हाँ, आयत प्रक्रिया का 320 पेज नंबर पे, 319 पेज, 319 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें सेम शब्द अपन हिंदी से नहीं, कुछ अपन इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जो आयत का अपन ने इसमें पहला दिया है, आज्ञा पत्र प्राप्त करना है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइसेंस। अपना जो पहला पॉइंट दिया है अपनी बुक के हिसाब से। वैसे शुरुआत तो यहीं से होती है, निर्यात देश का पता लगाना, यानी जहां से वस्तु मंगाना चाह रहे हैं। अब इसका अर्थ ये है कि हर एक देश में हर एक चीज का उत्पादन नहीं होता ना। जहाँ किफायती चीज होगी उस देश को पता लगाना पड़ता है कि अपन को सामान कहाँ से मंगाना है, किधर से मंगाएंगे, है ना। तो उसमें सबसे पहले अपन किस चीज का पता लगाएंगे, अपन निर्यात देश का, जो अपनी बुक में नहीं छपा, इसलिए हम बुक का सहारा कम लेते हैं ना। और अपनी बुक में जो स्टार्ट है वो उसका पहला पॉइंट क्या है, आयातक वस्तु का लाइसेंस। आयातक वस्तु का लाइसेंस का अर्थ होता है आज्ञा पत्र। अगर पेपर में बोला जाएगा आज्ञा पत्र क्या है, वस्तु का लाइसेंस। तो जिस माल को अपन मंगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो माल के आयात के जब मंगाते हैं अपन, तो सर्वप्रथम आयातक फर्म जो होती है, जो वस्तु मंगा रही है, ठीक है, उन देशों या फर्मों के संबंध में एक सूचना एकत्रित करता है जो इस माल का निर्यात करते हैं। उनसे सूचना इकट्ठी करेगा कि जानकारी व्यापारिक डायरेक्टरी से या व्यापारिक धंधों से या संगठनों से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जिस माल को मंगाना चाह रहा है वो, ठीक है, कहाँ से मंगाएगा, विदेश से। तो उस निर्यातक की जानकारी काय से निकालेगा वो, या तो व्यापारिक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी जानते हो ना, जहाँ व्यापारियों की सूची होती है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, उसमें एक जो डायरी टाइप की होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्टरी, जिसमें निर्यातकों के कॉन्टेक्ट नंबर, उनके पते, एड्रेस, सारी चीजें दी होती है। उनसे संपर्क करके पता लगाएगा कि उसके पास वो माल उपलब्ध है या नहीं है। या फिर व्यापारिक धंधे, जो व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं या कोई प्रकार के संगठन है, उन लोगों के पास जाकर पूछेगा कि सामान वहां से अपन मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते। यानी पहला कार्य है उसको जानकारी एकत्रित करना कि हमें माल कहाँ से मंगाना है, निर्यातक देश का पता लगाना, ये पहला कार्य था अपना ना। सबसे पहले तो वही कार्य होता है, पहली गतिविधि वही होगी। जबकि अपने बुक में दिया है सीधा लाइसेंस प्राप्त करना। तो लाइसेंस तो अपन जब लगा पाएंगे कि जब अपन को मालूम चले माल कहाँ से मिलेगा। क्लियर हो गया ना पहला पॉइंट। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में क्या है, आयातक वस्तु का लाइसेंस। अब आयातक को यह जानना आवश्यक है जिस वस्तु को वो आयात कर रहा है उसका लाइसेंस उस पर लागू होगा या अथवा नहीं होगा। कई बार क्या होता है, कुछ वस्तुओं पर लाइसेंस लेना होता है और कुछ वस्तुओं पर लाइसेंस नहीं लेना। जरूरी नहीं हर एक वस्तु का लाइसेंस होगा हर एक चीज का, ठीक है। जो आधारभूत चीजें वो सरकार ने क्या करा है, रियायत दे रखी है उस पर। तो कुछ पर लाइसेंस लागू होता है और किसी पर नहीं होता। तो उन वस्तुओं पर जिन पर लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो आयातक को क्या जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस की या आज्ञा पत्र की। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया ना। अपनी किताब का जो पहला पॉइंट था 300 पेज 19 पर, आयातक आज्ञा पत्र प्राप्त करना, यानी कि इसमें जिस वस्तु को आयात करना चाहता है वो उस वस्तु को, और यदि लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो लाइसेंस लेगा। अब दूसरा कार्य है अधिकृत बैंक में आवेदन। अधिकृत बैंक उसको बोलते हैं, जैसे अपने भारत में विदेशी मुद्रा का जो कार्य करती है वो कौन सी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब उसमें किस लिए करेगा वो आवेदन, क्योंकि जो अपन को भुगतान करना है, जो आयत जो वस्तु मंगा रखी है अपन ने, उसका भुगतान कहाँ से करेगा, वो विदेशी मुद्रा में। और विदेशी मुद्रा कौन देगा अपने लिए, बैंक। बैंक में जब विदेशी मुद्रा दी जाएगी तो बैंक एकाएक पैसे की व्यवस्था नहीं करता, पूर्व में उसे क्या करना पड़ता है, अपन को आवेदन देना पड़ता है, ठीक है। तो आयतक लेन देन से संबंधित
जिस देश से माल मंगा रहा है उसे भुगतान काय में करना है, उसे विदेशी मुद्रा में करना होता है। भारत में सभी विदेशी विनिमय संबंधित लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वीकृति के प्राप्त होने के पश्चात ही हो पाता है। मतलब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनिमय के लिए स्वीकृति देती है कि हाँ तुम इस माल को क्रय कर सकते हो, इसी के बाद अपन विदेशी मुद्रा को भुगतान कर सकते हैं। अब इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आयतक को लाइसेंस के साथ रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय के लिए अधिकृत बैंक के पास क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार देखो फिर से। सबसे पहले जिस देश से माल मंगाना है उस देश का पता लगाएंगे। काय से पता लगाएंगे अपन? व्यापारियों की डायरेक्टरी से, या आसपास जो चल रहे हैं उद्योग धंधों से, या किसी संगठन द्वारा जो निर्यात का व्यापार कर रहा हो उससे। दूसरा, जिस माल को आयात कर रहे हैं उसके लिए आयात लाइसेंस लेंगे। तीसरा कार्य था जो माल मंगाने वाले हैं उसका पेमेंट करने के लिए अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके आवेदन देंगे। जितना माल मंगा रहा है अगर वो स्वीकृति देती है उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि इंडेंट अपन पहले ही पढ़ चुके। अगला जो चरण है वो कौन सा है? इंडेंट का। इंडेंट का अर्थ होता है आज्ञा पत्र, आदेश पत्र ना। आदेश जानते हो ना? लाइसेंस जब प्राप्त करने के बाद आयतक वस्तु को जिससे माल मंगा रहे हैं उसे बोलते हैं आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता। निर्यातक के पास एक आयत आदेश या इंडेंट भेजता है। इसको पेपर में ऐसा ही पूछ सकते हैं, इंडेंट क्या है या आयत आदेश क्या है। तो अपन बोलेंगे आयत आदेश क्या है? जब आयतक वस्तु को वस्तु की आपूर्ति करने के लिए निर्यातक के पास जो पत्र या जो आदेश देता है उसको अपन इंडेंट या आयत आदेश बोलेंगे। ठीक है। तो इस आदेश में माल की कीमत होती है, उसकी क्वालिटी होती है, मात्रा होती है, आकार है और किस ग्रेड का माल है, उसके पैकिंग लदान संबंधी क्या भुगतान है, उसकी भुगतान करने की विधि नगद है या उधार है, इन सभी समस्त जानकारियों एकत्रित उसमें दी होती है। इसको क्या कहा जाएगा? इंडेंट। निर्यातक को इंडेंट भेजना। इसके बाद बैंक से साख पत्र प्राप्त करना। ठीक है। साख पत्र का जब विदेशी पूर्ति करता और आयतक के मध्य भुगतान की शर्तें तय हो जाती हैं, इससे भुगतान किस तरीके से करना है, नगद है या उधार है, तो वो क्या करेगा? वो आयतक अपने बैंक से साख पत्र प्राप्त करेगा। मतलब जो आयतक मतलब जो व्यक्ति माल मंगा रहा है वो बैंक के पास जाएगा और उसकी साख पत्र प्राप्त करेगा। बैंक जब देखती है उसका टर्नओवर, बैंक में कितने का लेन देन उसके पास चलता रहता है, तब उसकी गारंटी के लिए एक साख पत्र उसको देगी और वो क्या करेगा? विदेशी जो पूर्तिकर्ता वहां पर है उसको प्रेषित कर देगा। पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया ना? निर्यातक क्या करेगा? आयतक जो है अपने बैंक के पास जाएगा और बैंक से साख पत्र यानी उधार लेने की क्षमता, कितना वो पेमेंट कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, उसके लिए बैंक क्या करती है? एक पत्र प्रदान कर देती है जिसको वो क्या करेगा? विदेशी पूर्तिकर्ता यानी जो विदेश में माल भेजने वाला व्यक्ति है उसको जान लेता है कि हाँ इतना पेमेंट वो कर सकता है, उसके पास बैलेंस है। ठीक है। तो उसे क्या करेगा? प्रेषित करेगा। नहीं तो वो माल भेजेगा नहीं, ऐसा कोई भी आदेश दे सकता है। पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया ना? इसके बाद छठवा पॉइंट जो है कोषों की अग्रिम व्यवस्था। कोषों का अर्थ जो है जहां जहां पैसे खर्च होना है उसके लिए एक अपन एक फंड का निर्माण करते हैं कि कितना बजट बना लेते हैं कि अपना पेमेंट जहां जहां खर्च होगा उनकी मदों के अनुसार उस पैसे को अपन वितरण कर कर एक अग्रिम व्यवस्था कर ली जाती है कि जिससे बंदरगाह पर माल पहुंचने पर निर्यातक को भुगतान कर सके अपन। मतलब पूर्व में ही पूरी कार्य की योजना, जिसे अपन क्या बोलते हैं? नियोजन। जो जो कार्य होना है उसके लिए जो जो खर्चे होना है, जो विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं उनके लिए
व्यवस्था करके रखना क्या कहलाएगा जी? आयतक कोषों के लिए क्या कर रहा है वो? अग्रिम व्यवस्था, जिसका छठवा कार्य था ना। किसी नोट ना करें हो तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रक्रिया में आयत प्रक्रिया के 5 या 6 पॉइंट दिए हैं इस पे। पहला कार्य था निर्यातक देश का पता लगाना, दूसरा लाइसेंस प्राप्त करना, तीसरा अधिकृत बैंक में आवेदन। इनकी डिटेल जो बताई थी अभी ना, केवल पॉइंट शीर्षक बिंदु बता रहे हैं। और निर्यातक इंडेंट भेजना, साक्ष्यपत्र प्राप्त करना और कोषों की अग्रिम व्यवस्था करना। ये 6 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट थे। इसके बाद अगले जो पॉइंट है उसमें कोषों की व्यवस्था करने का 7वां पॉइंट आता है, जो अपना जहाजों जब माल लोड कर दिया जाता है यानी लाद दिया जाता है तो विदेशी आपूर्तिकर्ता आयातक को माल भेजने की सूचना देता है। जिसने माल भेजा है वो सूचना पहुंचाएगा किसके लिए? जो माल मंगा रहा था आयातक को। और माल प्रेषण सूचना पत्र में बीजक संख्या लिख के देगा, जहाजी बिल्टी का नंबर देगा, या वायु मार्ग से द्वारा बिल भेजा जाए तो उसका बिल नंबर, उसकी तिथि, जहाज का नाम, किस तिथि पे माल पहुंचेगा लगभग, निर्यात बंदरगाह का नाम आदि की सूचना के लिए एक सूचना पत्र में लिख के भेजेगा। क्लियर हो गया ना? तो इसका जो 7वां पॉइंट था वो कौन सा था? माल की सूचना। ठीक है, तो माल की सूचना के लिए क्या करेगा वो? हो गया क्लियर? पहला 7वां पॉइंट कि जिस माल को वो लाद रहा है उस माल को लादने के पश्चात वो उसके बारे में आयातक को जो सूचना देगा उसे अपन क्या बोलेंगे? सूचना पत्र। सूचना पत्र ना, उसमें जानकारी कौन कौन सी होती है? बीचक की संख्या होती है, जहाजी बिल्टी होती है, वायु मार्ग का बिल अगर वायु मार्ग के द्वारा भेजा गया हो तो उसकी नंबर तिथि, जहाज का नाम तिथि, निर्यात बंदरगाह की तिथि आदि की सूचना उसमें दी होती है। अब 8वां जो चरण है वो कौन सा है? निर्यातक के प्रलेख प्राप्त करना। निर्यातक के प्रलेख से मतलब ये है कि जब माल विदेश के पूर्तिकर्ता द्वारा भेज दिया जाता है तो उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं जो अपन ने पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं निर्यात प्रक्रिया के अंतर्गत, तो उसमें जो दस्तावेज जैसे वाणिज्यिक बीजक था, जहाजी बिल्टी है, बीमा पॉलिसी है और उद्गम प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। यदि इनमें से एक बार कोई चीज क्लियर करना हो तो वो कर सकती है ना। वाणिज्यिक बीजक, जहाजी बिल्टी, बीमा पॉलिसी, उद्गम प्रमाण पत्र आदि को बैंक के द्वारा बैंकर को उन्हें आयातक के पास सौंपने के लिए कह देता है। मतलब पहले सूचना दी 7वें चरण में कि इसमें जो माल पहुंचा दिया गया है किस बीजक से, किस बिल्टी के द्वारा और किस तिथि को पहुंचेगा, किस बंदरगाह से माल पहुंचाया जा रहा है, इस तारीख। और 8वें चरण में क्या कर रहा है? जो भी इसके दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बैंक के हाथ में सौंप देता है कि और बोलता है आयातक जिसने माल मंगाया उसके हाथ में सौंप दिया संबंधित को। बैंक के हाथों से माल वो कागज डॉक्यूमेंट अपन को प्राप्त होते हैं। 9वां जो चरण है आयातक प्रक्रिया का, उसमें कौन चरण था? माल की प्राप्ति। आयातक देश में माल पहुंच जाने के बाद जो व्यक्ति माल लेके आ रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन? अभिरक्षक गोदी अधिकारी ना। तो हवाई अड्डे पर तैनात देखरेख के जो अधिकारी को माल के जो अधिकारी हैं वो आयातक देश में माल पहुंचने की सूचना आयातक को दे देते हैं। जैसे ही माल पहुंचता है ना गंतव्य तक, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? वहां के जो अधिकारी हैं वो आयातक को सूचना दे देंगे और उन्हें एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसे बिलेट सौंपता है, जिसमें आयातक माल का पूरा विवरण दिया होता है कि जो माल आया है किस तरीके का माल है, क्या उसकी जानकारी है, वो सारी जानकारी इस डॉक्यूमेंट के अंदर आयातक को मिल जाती है। आखिरी जो कार्य है वो कौन सा कार्य है?
ठीक है। अब जब माल प्राप्त हो गया भारत में, आयात माल के लिए जो माल प्राप्त कर लेता है वो, तो भारत में जो हर प्रकार के टैक्स होते हैं, सीमा शुल्क होती है, तो उस निकासी से गुजरना होता है उसके लिए कि सब जो टैक्स आयात किया गया माल है, जो निर्धारित कर दर है सरकार की, उन सारी करों को वो चुकाएगा। इसके लिए अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना होगा उसके लिए। ठीक है। जो आयतक है, निकासी एवं लदान वाले एजेंट की नियुक्ति, इसके लिए क्या करेगा, निकासी और लदान वाले एक एजेंट की नियुक्ति कर लेगा उसके लिए। तो सर्वप्रथम आयतक सुपुर्दी आदेश पत्र प्राप्त करता है। सबसे पहले आयतक जाएगा वहां पर और जो माल भेजा गया था उसका एक आदेश पत्र प्राप्त करेगा, जिसे क्या बोलते हैं अपन, बेचान भी कहते हैं। बेचान मतलब ट्रांसफर करने के लिए, है ना, जो माल हस्तांतरण हो रहा है एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच रहा है, तो उसे अपन इसका नाम क्या कर दिया अपन ने, बेचान भी। इसे संबंधित जहाज कंपनी के द्वारा किया जाता है। जो जहाज का कौन देता है ये कागज, जहाज कंपनी। आयतक को माल को अपने अधिकार में लेने से पहले उसे भाड़ा चुकाना होगा। इसके अलावा आयतक बंदरगाह न्याय शुल्क की रसीद के लिए गोदी व्यय का भी भुगतान करेगा। मतलब जो माल बंदरगाह पर रखा था गोदाम पर, तो उस संबंधित व्यय को चुकाएगा। तो उसको कौन सा व्यय बोलते हैं अपन, गोदी व्यय। ठीक है। इसके लिए आवेदक को आयतक हेतु आवेदन की 2 प्रतियों को भरकर देना होता है, जहाजी शुल्क कार्यालय में जमा करना पड़ता है, और गोदी व्यय का भुगतान करने के बाद आयतक को रसीद के रूप में एक आवेदन की 1 प्रति वापस दे दी जाती है। इस रसीद को बंदरगाह न्याय शुल्क रसीद कहते हैं। एक बार फिर से सुनना, न्याय शुल्क रसीद किसको कहा जाता है। ठीक है। इसको देखो, पहले अपन क्या करा था, सबसे पहले आयतक ने माल की सुपुर्द के लिए, फिर उसके अधिकार लेने के लिए उससे पहले उसका भाड़ा चुकाया। इसके अलावा आयतक बंदरगाह में न्याय शुल्क की रसीद के लिए, अब न्याय शुल्क रसीद शुरू कैसे लेता है वो, गोदी कर का भुगतान करना पड़ता है। गोदी व्यय मतलब जो माल रखा हुआ था बंदरगाह पे उससे किराया जो देता है वो। इसके लिए आवेदक को क्या करना पड़ेगा, आवेदक को आवेदन की 2 प्रति को भरना पड़ेगा और जहाजी कार्यालय में उसको जमा कराना पड़ेगी, और गोदी व्यय का भुगतान करने के बाद आयतक उसको एक रसीद के रूप में एक आवेदन की 1 प्रतिलिपि दे देगा। इस प्रतिलिपि को क्या बोलेंगे अपन, न्याय शुल्क, बंदरगाह न्याय शुल्क रसीद कहते हैं अपन। क्लियर हो गया ये डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया जी। न्याय शुल्क रसीद किसको कहा जाता है, आवाज आ रही है ना मेरी, प्रतीक्षा आवाज आ रही है मेरी। यस सर। अच्छा, जो अभी डॉक्यूमेंट समझाए गए थे पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई, बस 10 चरण थे इसके आयत प्रक्रिया के। ठीक है। इस 10 चरणों को अपन एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। एक हाईलाइट से मेन में शीर्षक इसको फेर के देख लेते हैं, जिससे तो क्लियर हो जाए कौन कौन सी चीजें अपन पढ़ चुके। ठीक है। इसमें सबसे पहला निर्यात देश का पता लगाया था अपन ने। दूसरा, आयतक वस्तु का लाइसेंस, बैंक में आवेदन, निर्यात को इंडेंट भेजना, फिर बैंक से साक्षर प्राप्त करा, कोषों की अग्रिम व्यवस्था करी, फिर उसके बाद माल की सूचना, निर्यात के लिए प्रलेख प्राप्त करना, फिर माल की सूचना निर्यात से प्रलेख प्राप्त हो गया, फिर माल की प्राप्ति। ये सारे कार्य काय के लिए होते हैं, माल मंगाने के लिए। जब विदेश से माल मंगाते हैं इन सारी प्रक्रियाओं से अपन को गुजरना होता है। अब इसमें इसके प्रलेख की बात करते हैं अपन, आयतक के प्रलेख। जब अपन उसकी प्रक्रिया सीख चुके हैं कि माल कैसे मंगाना है, अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी अपन को, इन सारे प्रलेखों के बारे में। ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहला है प्रारूप बीजक, लदान सूचना, आदेश देश का इंडेंट, प्रवेश बिल, साख पत्र, जो दिख रहा है ना स्क्रीन पर, साक्षर विजय जहाजी बिल्टी।
तो सबसे पहला प्रलेख है व्यापारिक पूछताछ। आयातक की ओर से निर्यातक को लिखित प्रार्थना देनी होती है। मतलब जो व्यक्ति माल मंगाना चाह रहा है और जिससे माल मंगा रहा है उसके लिए क्या करेगा, वो एक आवेदन लिख के देगा जिसमें निर्यातक के वस्तु के मूल्य एवं विभिन्न शर्तों की सूचना प्राप्त करने के लिए कहता है वो कि क्या कितने रुपए की वस्तु, मतलब कितने मूल्य है वस्तु का जिससे मंगा रहा है वो, उसकी क्या शर्तें हैं, इन सब की जानकारी एकत्रित करने के लिए वो एक प्रार्थना पत्र लिखेगा। तो पहला प्रलेख क्या हो गया अपना, प्रार्थना पत्र। काय के लिए होगा, व्यापारिक पूछताछ। कौन कर रहा है, आयातक। किससे करेगा, जो माल भेजेगा निर्यातक से। किस चीज के बारे में जानकारी लेगा कि जो वस्तु मंगा रहा है उसका मूल्य क्या है और उसको निर्यात करने की शर्तें क्या क्या है उसकी। पहला प्रलेख हो गया अपना पूछताछ का। दूसरा हो गया अपना प्रारूप बीजक। इसमें एक शायद दिया गया जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रारूप बीजक। तो पहला दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रारूप बीजक। बीजक का अर्थ अपन जानते ही हैं। बीजक किसको बोलेंगे, जो वस्तु भाव प्रलेख जिसमें निर्यातक के माल जो उसमें मूल्य लिखा होगा, उसकी किस गुणवत्ता की वस्तु है, किस कैटेगरी की वस्तु है, उसकी डिजाइन कैसी है, उसकी माप तौल क्या है, क्या उसका भार है, और निर्यात करने की शर्तों का विस्तृत वर्णन करके वो एक प्रारूप बीजक के रूप में देगा। पहले अपन ने उससे पूछा था कि कितने की वस्तु है, कितनी मात्रा है, क्या शर्तें हैं। तो प्रारूप बीजक एक तरह से उसका उत्तर कहलाया कि प्रारूप बीजक में निर्यातक को वस्तु का मूल्य, गुणवत्ता श्रेणी, डिजाइन, माप, भार आदि निर्यातक और शर्तें वर्णन के रूप में प्रारूप में दे दी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, प्रारूप बीजक कहलाता है। हो सकता है पेपर में पूरी विधि ना पूछी जाए और केवल इतना पूछा जाए प्रारूप बीजक क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रारूप बीजक वह बीजक है जिसमें निर्यातक आयातक को क्या करता है, जानकारी देता है वस्तु के बारे में। ठीक है, और जानकारी किस टाइप की थी, वस्तु की वही गुणवत्ता, माप तौल, भार, नियम और शर्तें दी थी भुगतान करने की। इन सारी चीजों की जानकारी जिस प्रारूप में दी जाती है उसे क्या बोलेंगे अपन, बीजक, प्रारूप बीजक। दूसरा इसका जो प्रलेख है वो कौन सा है, आयातक देश का इंडेंट। आयत आदेश अथवा इंडेंट। आयत आदेश कैसे बोलेंगे, वह लेख होता है जिसमें आयातक निर्यातक को मांगी गई वस्तु की आपूर्ति का आदेश देता है। आपूर्ति मतलब होता है जिस माल की पूर्ति करना है उसको। ठीक है, ऐसा लेख होता है या ऐसा पत्र होता है, प्रलेख होता है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, आयातक निर्यातक को मांगी गई वस्तु की आदेश देता है। मतलब आयातक दे रहा है निर्यातक के लिए जो वस्तु वो मंगाना चाहता है। इसके अंतर्गत आयातक की वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य, लदान, पैकिंग, व्यय, पद्धति आदि संबंधित सभी सूचनाओं को उसमें लिख के भेजता है। पहले निर्यातक ने प्रारूप बीजक भेजा था, उसमें वस्तु की जानकारी दी गई थी। अब आयातक अपने तरीके से किस तरीके की वस्तु उसकी डिमांड थी, उस पर जो लेख भेजा गया वो कौन सा है, इंडेंट। ठीक है, अब दूसरा पत्र होता है इसका साख पत्र। कौन सा होगा, साख पत्र। आयातक बैंक के द्वारा निर्यातक को एक निश्चित राशि के लिए निर्यात बिल के भुगतान की गारंटी देता है। गारंटी के लिए क्या करेगा, वो बैंक से एक साख पत्र निकलवाएगा और उसको क्या करेगा, निर्यातक को पहुंचा देगा, जिससे उसे विश्वास हो जाएगा कि हाँ इतने रुपए का भुगतान ये कर सकता है। तो बैंक जवाबदारी उसके लेन देन के आधार पर कर देती है। ठीक है, तो पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स है अपना वो कौन सा है, लदान। लदान सूचना। आयातक को इस बात की सूचना दी जाती है कि माल लद चुका है। मतलब निर्यातक जब माल पहुंचा दिया जाता है तो उसको सूचना दी जाती है, तो जिससे क्या बोलते हैं अपन, लदान सूचना। पेपर में एक ही चीज को पूछ सकते हैं, लदान सूचना क्या है, तो अपन बोलेंगे आयातक को जिस लेख पर या पत्र पर सूचना दी जाती है कि उसका माल जहाज में रख चुके हैं, तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे अपन, लदान सूचना। इसमें भी कोई सारी जानकारी, बीजक संख्या है, जहाजिबिलिटी है,
जहाज का नाम और जहाँ से माल पहुंचाया जा रहा है उस निर्यात देश का नाम की सूचनाएं प्रदान की जाती है इसके द्वारा। इस पत्र को क्या बोलेंगे अपन? लदान सूचना। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? प्रवेश बिल। आयतक देश के, यदि इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट में सारी चीजें पॉइंट दिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके दिए है ना। 7 डॉक्यूमेंट लगभग तुम्हें दिखाए होंगे स्क्रीन पर, और एक हमने अभी बताया था उसको दिखा नहीं था, शुरू में बताया था पूछताछ वाला। तो 8 डॉक्यूमेंट है लगभग। तो ऊपर वाले पूरे क्लियर हो गए ना? प्रवेश बिल किसे बोलेंगे अपन? इसे आयातक माल की प्राप्ति पर भरता है। जब माल प्राप्त कर लेता है आयातक, तो उसे प्राप्त करने के बाद जिस कागज को भरना होता है उससे अपन क्या बोलेंगे? प्रवेश बिल। इसकी 3 प्रतिलिपियां होती हैं, 3 कॉपी मिलता है। इसे सीमा शुल्क कार्यालय में क्या करना पड़ती है? जमा कराना पड़ता है। जहां अपन टैक्स चुकाते हैं, जब माल आ जाता है बंदरगाह पे, अपन को सरकार को जो शुल्क देना पड़ता है, सीमा शुल्क देश के इसका, तो वहां पर इसको अपन 3 प्रतियों में क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। इसमें आयतक अपना नाम, पता, जहाज का नाम, माल की मात्रा और मूल का नाम और पता, और जहां माल पहुंचाया जा रहा है उस बंदरगाह का नाम, और जो उसे सीमा शुल्क चुका दी गई उस आदि की सूचना को भरता है। इस प्रपत्र को क्या बोलेंगे अपन? प्रवेश बिल। एक बार फिर सुने, प्रवेश बिल किसको कहा जाता है? जब आयतक माल को प्राप्त कर लेता है, इसके पश्चात 3 प्रतिलिपियों में वो सीमा शुल्क कार्यालय में जाकर जब जमा कराएगा सीमा शुल्क को, तो उसमें अपना नाम पता भरता है, जहाज का नाम, माल की मात्रा, मूल, निर्यातक का नाम, पता, और जिस स्थान पर माल पहुंचाया गया है उस बंदरगाह का नाम, और जो शुल्क उसने चुकाई है उसके बदले में जो कागज देता है उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रवेश शुल्क। क्लियर हो गया? प्रवेश शुल्क कैसे बोलेंगे? आखिरी 7वां डॉक्यूमेंट है अपना साख पत्र या जहाजी बिल्टी। पहले अपन जहाज बिल्टी देखते, साख पत्र तो अपन पढ़ चुके हैं। विनिमय विपत्र या ना, विनिमय विपत्र है वो। जहाजी बिल्टी देखते पहले, जहाज के जो मालिक होता है उसके द्वारा, या जहाजी कंपनी जिसका मुख्य व्यक्ति है उसके द्वारा तैयार करा जाता है, और उस पर उसके हस्ताक्षर भी होते हैं। ठीक है। जिसमें माल के जहाज पर प्राप्ति को क्या करता है? वो स्वीकार करता है कि मैंने जहाज में माल प्राप्त किया था। इसमें माल को निर्धारित बंदर तक ले जाने की संबंधित सभी शर्तें उसके अंदर लिखी होती हैं। मतलब जहाज का जो मालिक है वो माल जहां पहुंचा रहा है उसकी गारंटी लेता है कि हमने माल इसको स्वीकार किया, और जिस स्थान पर पहुंचाना है उस स्थान तक उसकी शर्तों के अनुसार पहुंचा देगा, और शर्तों का उल्लेख उस कागज पर मिलता है। तो इस प्रकार के कागज को क्या बोलेंगे अपन? जहाजी बिल्टी। 8वां डॉक्यूमेंट्स है विनिमय विपत्र। हालांकि विनिमय विपत्र अपन पहले पढ़ चुके। ठीक है। एक्सचेंज करने के लिए जो पेमेंट करना होता है, जैसे चेक होता है अपना, ड्राफ्ट होता है, तो इसी तरीके से विनिमय विपत्र के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात आयतक निर्यातक को क्या करेगा? भुगतान करने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर लिख देगा। उसे क्या बोलेंगे अपन? विदेशी विनिमय पत्र। हालांकि अकाउंट में भी पढ़ा है इसको तो हमने। ये अपने सारे कागज काय के हो गए? निर्यात प्रक्रिया के। निर्यात प्रक्रिया पढ़ चुके। उसके संबंध में जो जो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज लगते हैं उसकी भी जानकारी अपन को मिल चुकी। अब इस पार्ट में जो शेष रहा है उसमें है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए संगठन समर्थन कौन कौन से हैं। ठीक है। किस तरीके से विदेशी व्यापार में प्रोत्साहन होगा? तो सरकार, अगर पेपर में प्रश्न आता है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करने की संगठन समर्थन के समझाइए, तो अपन उसकी जानकारी देख लें। सरकार निर्यातक फर्मों की प्रतियोगिता योग्यता बढ़ाने के लिए कई प्रकार की क्या करती है? सरकार क्या करेगी? योजना और प्रोत्साहन आरंभ कर देती है। मतलब कई प्रकार की योजनाएं बनाएगी और कई प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाएगी। और सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट में संलग्न फर्मों के विपणन में सहायता और बुनियादी ढांचागत समर्थन प्रदान करने के लिए संगठनों की स्थापना करती है। अब उसको किस तरीके से करेगी वो?
उसकी विधियां कौन कौन सी है प्रोत्साहन करने की? तो पहला है शुल्क वापसी योजना। सरकार द्वारा जो संवर्धन विधियां हैं व्यापार को उन्नति करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, विदेशी व्यापार अधिक से अधिक हो देश के अंदर, जिससे विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ सके और देश समृद्ध हो पाए। इसके लिए किस प्रकार की विधि अपना रही है वो? शुल्क वापसी योजना। निर्यात की गई वस्तु पर यदि किसी प्रकार से शुल्क भुगतान करना पड़ता है तो वो निर्यातक को लौटा देगी। तो निर्यात करने से क्या होता है? देश के में आय बढ़ती है। देश में आय बढ़ेगी तो देश में सीधा मुद्रा कोष की वृद्धि होगी, देश में उन्नति बढ़ेगी। तो इस तरीके से निर्यात बढ़ सके उसके लिए क्या करेगी वो? निर्यात में से कुछ पैसे सरकार कम कर देती है, लौटा देती है। ठीक है। तो लेकिन इसके लिए क्या करना होता है? निर्यातक को संबंधित अधिकारी को निर्यात का प्रमाण पत्र देना होता है कि उसने उस बात को निर्यात करा है और इसे शुल्क वापसी, इसके आधार पर इसकी शुल्क वापसी हो पाती है। दूसरा है तरीका ब्रांड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण। हालांकि विनिर्माण अपन ने पूर्व के अध्याय में पढ़ा है, कोई समझ सकता है? कोई समझ सकता है इसको? कोई समझ सकता है इसे? सभी को आवाज आ रही है मेरी? स्वाति आवाज आ रही है मेरी? स्वाति, खुशबू, तमन्ना, इशिका, किसी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा, कि सभी को समझ में तो आ रहा है? सर आ रहा है? यदि ना समझ में आए तो स्पष्ट पूछ लेना है ना। प्रश्न ऐसा ना हो कि प्रश्न हम सुनाते जाएं और तुम सुनते जाओ। यदि किसी चीज को रोक कर पूछना है, समझना चाहते हो तो उसको स्पष्ट कर लेना है, या फिर पर्याप्त हो गया हो तो फिर इतना ही रहने दें। अभी केवल इसकी अपन जो मेन है इसको फिर रिवर्स कर लेंगे, लेकिन अभी इसको बढ़ाने के लिए 2-4 पॉइंट और पढ़े हैं ना, वो क्लियर कर ले रहे हैं। तो ब्रांड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण करना। इस योजना के अंतर्गत फर्म वस्तु का उत्पादन बिना उत्पादन शुल्क या अन्य शुल्क के भुगतान के कर सकती है, पर उन्हें एक प्रतिज्ञा पत्र देना होता है ना। तीसरा पॉइंट था विक्रय कर भुगतान में छूट कर देना। अब विक्रय कर तुम जानते हो, माल जो विक्रय करते हैं उसके संबंध में कोई किसी प्रकार का डिस्काउंट या रियायत सरकार दे देती है। अग्रिम लाइसेंस योजना, या निर्यात करने से पूर्व सरकार इसको लाइसेंस देने में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए जल्दी जल्दी लाइसेंस प्राप्त करा सकती है। तो आज के लिए वैसे लगभग इतना ही है, फिर अपन इसको डिटेल में और पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है। लेकिन किसी कोई व्यक्ति रिप्लाई नहीं कर रहा, लगता है शायद पढ़ाई से सभी का मन भर गया है। किसी कुछ पूछना है आज की क्लास में? सभी को सब क्लियर है? चलो ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है ना।